जो आवाम के दिलों में है, क्योंकि आवाम के दिलों से कांग्रेस अभी नहीं उतरी है और अभी भी वो आवाम के दिलों में कांग्रेस धड़कती है, एक ऐसे दल के रूप में जिसने वर्षों तक राज किया है इस देश पे। तो वो गुस्सा जायज़ था। लेकिन मैं देखिए कई बार क्या होता है राजीव जी कि इतिहास भी कई बार संकेत देता है। अभी 77 में जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी और मुझे ये अवसर हासिल है कि मैंने 77 का चुनाव कवर किया था। मैं ये कह सकता हूँ कि 77 में जो लोकनायक भले ही उभर कर एक नेता के रूप में आए थे, और उनको ये श्रेय दिया जाता है कि वो सारी प्रतिपक्षी पार्टियों को एक मंच पर ले आए थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये इसके लिए तो श्रेय इंदिरा जी को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि के बाद के आप आंकड़े देख लें, तो जो समीकरण बताते हैं और आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस से नाराज़ी के कारण दूसरे दल जो मिलकर के जनता पार्टी की शक्ल में आए थे, वो उनको सत्ता मिली थी और वो चूंकि अपने-अपने वोट बैंक के आधार पर नहीं आए थे, वो कांग्रेस के नकारात्मक वोटों के आधार पर आए थे, इसलिए उस विजय को लेकर के वो बहुत ही नशे में रहे और 2.5-3 साल में बिखर गए। तो प्रतिपक्ष की एकता भारत में कोई ऐसी नहीं है। हम तो ये मान के भी चलते हैं कि देखिए 2 उदाहरण अभी बहुत अच्छे आए थे कि चरण सिंह और चंद्रशेखर। दोनों ने प्रधानमंत्री पद का स्वाद चखा, तो किसकी मदद से चखा? सारी उम्र वो प्रतिपक्ष की राजनीति करते रहे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने, तो वो कांग्रेस की मदद से बने। चंद्रशेखर को भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था और चरण सिंह को भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल सही है और मैं अक्सर आपकी चर्चाओं में ये बात कहता रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र में जितना सबल पक्ष होना चाहिए, उतना ही सबल प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रतिपक्ष अगर बहुत दुर्बल हो जाता है, बहुत निर्बल हो जाता है, तो यकीनन जनता के लोगों की आवाज नहीं आती है। जनता के लोगों की आवाज ना विधानसभा में आती है, ना संसद में आती है। अभी राकेश भाई का गुस्सा मैं बिल्कुल ठीक मान रहा था। लेकिन मेरा एक तर्क ये है कि भारतीय जनता कब इस तरह से सड़कों पर आई है, कभी-कभी जो राजनीतिक दल ही हैं, जो कभी बैलगाड़ी पर सिलेंडर रख के आ जाते हैं, तो कभी बैलगाड़ी से विधानसभा चले जाते हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर के। तो जब जनता ने एक बार निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना भाग्य सौंप दिया, अब निर्वाचित प्रतिनिधि अगर कुछ ना करें तो जनता की क्या गलती है? वो तो बेचारी यही कर सकती है कि 5 साल में एक बार जब आती है, तो वो अपना एक अधिकार का इस्तेमाल कर लेती है। अब आई है ममता बनर्जी की बात। ममता बनर्जी का अगर हम देखें लगातार, तो उनका जो राजनीतिक है, उसमें बड़ी अस्थिरता रही है। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर तक वो बात कर रही थी कि बिना कांग्रेस के कोई प्रतिपक्षी मोर्चा बन नहीं सकता और दिसंबर के पहले हफ्ते में उनको मैंने 7, 8, 10 दिसंबर तक भी उनको कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी कि कांग्रेस के मतलब हाथों में अगर यूपीए का नेतृत्व रहे तो उन्हें कोई एतराज नहीं था। लेकिन उसके बाद जब आती हैं, वो खुद कुछ दिनों के बाद अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो प्रतिपक्षी दलों की बैठक बुलाती हैं, कांग्रेस को उसमें आमंत्रित नहीं करती हैं। सोनिया गांधी या सब देश की सब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी को वो मिलती नहीं है और फिर ये बयान देती हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि कांग्रेस प्रतिपक्षी एकता में शामिल हो या प्रतिपक्ष की एकता की वो अगुवाई करे। आपको याद होगा कि जब 2019 का चुनाव हारी थी कांग्रेस, या जिस तरह से प्रतिपक्ष हारा था, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, तो जो तत्कालीन अध्यक्ष थे राहुल गांधी, वो किसके पास गए थे कि यूपीए की अगुवाई करिए? याद है आपको? सबसे पहले वो शरद पवार के पास गए थे और शरद पवार ने अगुवाई करने से मना कर दिया था। मैं उस पे अभी आता हूं कि क्यों अगुवाई करने से मना कर दिया था, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये बात तो कही जा रही है कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं खोज पा रही है। कांग्रेस के जो राजनीति को समझते हैं लोग, वो ये जानते हैं कि कांग्रेस की राजनीति तो गांधी परिवार के इर्द गिर्द रहेगी। नेतृत्व ए के हाथ में रहे तो बी के हाथ में, बी में नहीं रहे तो सी के हाथ में, लेकिन नेता तो इन्हीं 3 में से एक है, अध्यक्ष तो इन्हीं 3 में से बनेगा। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि शरद पवार की पार्टी दूसरा शरद पवार क्यों नहीं खोज पाई 25 साल में? आप प्रतिपक्ष की एकता की बात करते हैं, क्या शरद पवार की पार्टी दूसरा अध्यक्ष खोज पाई? क्या ममता बनर्जी की पार्टी दूसरा अध्यक्ष खोज पाई? उनकी अपने भतीजे से टसल, उधर ममता की भी अपने भतीजे के साथ तनाव झगड़ा हुआ।
क्या केसीआर की पार्टी कोई दूसरा अध्यक्ष खोज पाई? ये कैसा लोकतंत्र है? वो रेड्डी की पार्टी आप देख लीजिए, अखिलेश यादव की पार्टी की बात लीजिए। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें प्रतिपक्षी पार्टियां अपना एक ही अध्यक्ष बनाए रखना चाहती हैं और सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी पर अध्यक्ष की शिकायत करती हैं। ये क्या, ये एक मेरी बड़ी अजीब सी बात है। दूसरा, हमेशा आपको सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस के, बीजेपी के पास अगर 21-22 करोड़ का वोट है, मत प्रतिशत है, उनका वोट बैंक है, तो कांग्रेस के पास भी 12 करोड़ है। तो 12 करोड़ और बाकी जो छोटे दल हैं, आप तृणमूल कांग्रेस जोड़ लीजिए, एनसीपी जोड़ लीजिए और भी बाकी दलों को जोड़ लीजिए, तो वो 8-9% बनते हैं। यानी दुर्बल से दुर्बल, निर्बल से निर्बल आकार में भी कांग्रेस उनसे 10 गुनी बड़ी है। और क्या वो ऐसा कोई गठबंधन बना सकते हैं कि जिसमें कांग्रेस को बाहर करें? कभी नहीं हो सकता। ये अव्यावहारिक गठबंधन होगा और ये उनको सोचना होगा। असल में राजनीति पर्दे के पीछे की ये है कि इन छोटे जुगनू जैसे चमकने वाले प्रादेशिक दलों को भय है। और भय क्या है? इनका भय ये है कि वो कांग्रेस की कोख से निकले हैं, वो कोई अंतरिक्ष से अपना वोट बैंक नहीं लाए हैं। तो जब वो कांग्रेस की कोख से निकले हैं तो अपने कभी जाति के आधार पर, कुछ मजहब के आधार पर, कुछ प्रादेशिक आधार पर, तो वो कांग्रेस का वोट बैंक लेकर के खिसकते गए। अब जब लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रतिपक्ष चाहिए, तो फिर अब उन्हें भय है कि अगर लोगों ने ये समझ लिया, अवाम ने ये समझ लिया कि ये कांग्रेस ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले प्रतिपक्ष के रूप में उभर सकती है, तो वो, उनको डर है कि कहीं उनका अपना वोट बैंक जो कांग्रेस से लाए थे, ये वापस खिसक के कांग्रेस के पास नहीं चला जाए। असल कारण ये भय है। और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जो प्रतिपक्ष जो है, इस वक्त कभी कभी मुझे शक होता है। ममता बनर्जी आई थी दिल्ली, बॉम्बे में अडानी से मिली थी। शरद पवार के अडानी से बड़े अच्छे संबंध हैं। हमने 10 वर्षों तक यूपीए की जब मलाई शरद पवार खा रहे थे, तब हमने देखा था कि उन्होंने किस तरह से कृषि मंत्री के रूप में बिहेव किया था। क्या आप भूल सकते हैं? या उनके जो मंत्री दूसरे थे, जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने क्या देश के हित के लिए फैसले लिए थे? उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो अगर ऐसा है तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीति का ही समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी शिकायत कांग्रेस से है, भय कांग्रेस से है। नरेंद्र मोदी को भय राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से है। तो वो ये इस बात को पसंद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीति इस बात को पसंद की जाएगी कि भाई ठीक है, आप छोटे छोटे प्रतिपक्ष अपने जुगनू की तरह चमकते रहो, कांग्रेस को दूर रखो। तो अडानी भी उसमें आएंगे, शरद पवार भी उसमें आएंगे, ममता भी जाके आएंगे। अब लड़ लिया उन्होंने बंगाल में 5 साल के लिए, वो बंगाल में बिल्कुल अपनी राजनीति के लिए सुरक्षित है, लेकिन इस बीच में लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा उसने अभी पंजाब में किया, जैसा गुजरात में अब करने जा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर सामने रखकर, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस के बगैर ये सारे दल लड़ते रहें, तो उसमें उसकी भलाई है। अभी सुमन भट्टाचार्य जी ने एक बात कही थी, अगर ईमानदारी थी ममता बनर्जी के नजरिए में, नियत में, मंशा में, आप बताइए 12 करोड़ की पार्टी वाले दल से अध्यक्ष को आप एक टेक्स्ट मैसेज भेजती हैं? आजकल के जमाने में टेक्स्ट मैसेज भी नहीं, कोई नहीं देखता। आप बताइए, आप सब मेहमान विद्वान बैठे हैं, 10 में कितने लोग हैं जो टेक्स्ट मैसेज देखते हैं? मैं भी व्हाट्सएप पे 150 ग्रुप में हूं और रोज रात को मैं डिलीट कर देता हूं बगैर पढ़े। भारत के लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की एकता का निर्धारण टेक्स्ट मैसेज पे होएगा। ममता बनर्जी को इस बात पर शर्म नहीं आती? जिस कांग्रेस की कोख से निकली हैं, जिस सोनिया गांधी को वो अपना नेता मानती हैं, क्या वो ऐसा नहीं कर सकती कि वो जाके मिले उनको? अरे भाई, राहुल से नहीं बनती तो आपकी तो अपने भतीजे से नहीं बनती, शरद पवार की अपने भतीजे से नहीं बनी थी। ये दरअसल नेता एक अपने अपने दलों में पीढ़ी के एक संक्रमण काल से भी गुजर रहे हैं।
कोई अपना नेतृत्व छोड़ना नहीं चाहता है। तारीफ तो तब होगी कि जब ममता बनर्जी अपने अभिषेक को लेकर के अध्यक्ष बना दे, शरद पवार अपनी बेटी या भतीजे को, क्योंकि अब वंशवाद से तो आप अलग हो नहीं सकते, उनको अध्यक्ष बना दें और फिर कहें कि जाइए अगली पीढ़ी के नेता हो, राहुल और प्रियंका से बात करो और अपना अध्यक्ष चुन लो। अखिलेश को भी ये बात करनी चाहिए। अपना पद छोड़ नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे जो है कोई नहीं है, इसलिए विलाप कर रहे हैं। ये कैसा लोकतांत्रिक सोच है भाई, कैसा लोकतांत्रिक सोच है। और राकेश ने भाई ठीक बात कही कि कांग्रेस के बिना इस देश में कभी भी कोई विपक्ष का मोर्चा बन नहीं पाएगा, और देखिए बन भी जाएगा तो बिखर भी जाएगा। आप देख लीजिए, मैं बहुत ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बना ले वो कांग्रेस के बिना मोर्चा, अगर वो चुनाव के आते आते बिखर ना जाए तो मैं राजनीति से या पत्रकारिता के उन सारे अनुभवों को मैं एक ताक में रख दूंगा। धनंजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही थी कि ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जागी है। गोवा और जगह उनको अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले, लेकिन कितने स्मूथली सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। तो अगर क्या आप सोचते हैं कि एक तरफ आप गालियां देते रहें, यूपीए के जब मलाई खाने का वक्त आए तो यूपीए के मंत्री बने रहें, और जब एकता की बात आए तो आप कांग्रेस को अलग कर दें? ये हो सकता है कि शरद पवार कांग्रेस को अलग करके बात करे। शरद पवार ने कितना मूर्खतापूर्ण बयान दिया था, बड़े रहे होंगे किसी जमाने में बड़े ताकतवर, कि कांग्रेस एक ऐसी हवेली है जो जिसका जिसका जमींदार अपनी जमीन भी नहीं बचा सका। अरे आप भी तो इसी तरह बिहेव कर रहे हैं भाई। आप कौन से सामंत नहीं है? ममता बनर्जी कौन सी सामंत फ्यूडल नहीं है? वो भी फ्यूडल है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि रियलिस्टिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे काम करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि एक तरफ 12 करोड़ मत हैं और एक तरफ उनके अपने 2-2 ढाई-ढाई करोड़ के चमकने वाले जुगनू हैं। कांग्रेस हमेशा कांग्रेस रहेगी, क्योंकि कांग्रेस कभी एक पार्टी नहीं है। मेरा साफ कहना है, कांग्रेस इस देश में इसके आजादी के आंदोलन से निकला एक विचार है, और इसलिए इसमें घनघोर हिंदूवादी भी रहे, घनघोर मुस्लिमवादी भी रहे, घनघोर समाजवादी भी रहे, और सारे वैचारिक धाराओं को मानने वाले लोग भी रहे। और ये मैं और एक बात बता दूं आगे बढ़ के कि कांग्रेस एक पार्टी कभी नहीं थी, ना है, ना रहेगी। ये केवल चुनाव लड़ने के लिए भारतीय संविधान के अनुसार वो एक दल के रूप में उस समय एकत्रित हो जाती है। वरना हमने देखा है, राकेश जी गवाह होंगे, धनंजय जी भी इस बात को याद करेंगे कि एक कांग्रेस के भीतर 7-7, 8-8 पार्टियां कब नहीं थी। हर नेता की अपनी अपनी कांग्रेस को लेकर वो कांग्रेस में शामिल होता था। अगर मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले लें तो एक माधवराव सिंधिया की कांग्रेस थी, एक अर्जुन सिंह की कांग्रेस थी, एक मोतीलाल वोरा की कांग्रेस थी, एक श्यामाचरण शुक्ला की कांग्रेस थी, एक सुरेश पचौरी की कांग्रेस थी, एक विद्याचरण शुक्ला की कांग्रेस थी, एक कमलनाथ की कांग्रेस थी। सबकी कांग्रेस अलग थी, लेकिन वो तेल और पानी का मेल नहीं था, वो तेल और नमक का घोल था। तेल और पानी और नमक का घोल था, पानी और शक्कर का घोल था, इसलिए वो बन जाती थी। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि प्रतिपक्ष की एकता की अगर आप बात करिए तो आप उसको कांग्रेस को इसमें से अलग नहीं कर सकते, राजीव जी।